हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, यानी कि पीपीएफ के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कंप्लीट डिटेल देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है, आप इसमें डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं और अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये सब जो कंप्लीट डिटेल्स है इस वीडियो में हम समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एंटरप्रेन्योर। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये होता क्या है। देखिए, ये एक इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड एक स्कीम है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरी तरह से रिस्क फ्री होगा। रिस्क फ्री क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको बैक करती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कोई भी रिस्क नहीं होने वाला। और देखिए, इसमें कोई भी रेजिडेंट इंडियन यानी कि आप इंडिविजुअल हैं तो आप इस पीपीएफ में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं तो आप इस जो पीपीएफ है इसमें अपना न्यू अकाउंट या फिर फ्रेश अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। अगर आप एनआरआई होने से पहले ही अगर आपने पीपीएफ में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया था तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब उसका मैच्योरिटी पीरियड जो होगा 15 साल का है तो उसके बाद फिर वहाँ से आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो देखिए, आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, आप ऑनलाइन भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देखिए, पहले लोगों को इतना ऑनलाइन के बारे में पता नहीं था तो इसलिए लोग ऑफलाइन जाते थे, यानी कि बैंकों में विजिट करके। अब देखिए, इसमें बैंक कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर जो मेजरली प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं वहाँ पर आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, देखिए ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ आ गई है, आप ऑनलाइन अपना अकाउंट घर बैठे ही ओपन करवा सकते हैं। आप देखिए, सिंपली क्या होता है कि आप अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए एसबीआई है फिर या आईसीआईसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप वहाँ पर जो है पीपीएफ वाले सेक्शन में जाके इंस्टेंटली अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, वहाँ पर क्या है, फिर आपको कोई भी केवाईसी डिटेल नहीं देनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो केवाईसी डिटेल है वो जो है आपके बैंक के पास पहले से रजिस्टर होती है। तो देखिए, अगर आप ऑफलाइन अकाउंट अपना ओपन करवाना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट भी लग सकता है, आपकी फ़ोटो भी लगेगी और आपका एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। तो ऐसी जो डिटेल्स होंगी, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर आप फ्रेश ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं पीपीएफ में तो भी ये सारी डिटेल आपको लगने वाली है। और एक बात का ये भी आप ध्यान रखिए कि आप सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मतलब आप एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट अपना नहीं ओपन करवा सकते। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लिया तो आप दूसरे बैंक में एचडीएफसी या कोई आईसीआईसीआई बैंक में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो एसबीआई में आपका पीपीएफ अकाउंट है तो वहाँ से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। और यानी कि आपको बैंक ही बदलनी है, मतलब आपको बैंक में रखना ही नहीं है अपना पीपीएफ अकाउंट और आपको पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना है। तो ये भी फैसिलिटीज़ है कि आप बैंक से अपना जो पीपीएफ अकाउंट है उसको आप पोस्ट ऑफिस में भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से भी बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ है, आप कहीं से भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप एक से ज़्यादा अपना जो है पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। और देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी एज ग्रुप के हैं तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मतलब आप चाहे माइनर हो या फिर चाहे मेजर हो। देखिए, माइनर और मेजर में क्या है कि मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, अगर उसको भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना है तो वो ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जो उसको ऑपरेट करेंगे वो उनके गार्जियन करेंगे, जैसे उनके पेरेंट्स हैं वही उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप इसमें अपना जॉइंट अकाउंट नहीं करवा सकते। मतलब कि आप अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं अपना जॉइंट अकाउंट रखते हैं बैंक में, तो वो वैसा आप यहाँ पर नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप जो माइनर हैं उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी आपके जो बच्चे हो सकते हैं तो उनके साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट नहीं होगा, वो माइनर अलग से अकाउंट होता है, वो आप ऑपरेट करेंगे लेकिन अकाउंट होगा जो है आपके बच्चे का ही। और देखिए, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि यानी आपको पीपीएफ में आपको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। देखिए, अभी जो करंटली इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.1% का है। इसके पहले जो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था वो 7.9% का इसमें मिलता था। तो देखिए, इसमें आपको जो है अगर कंपेयर करें पिछले सालों में तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 7% से लेकर 9% के बीच में आपको वेरी करता रहता है। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको क्वार्टरली इसके रेट को चेंज भी कर सकती है, कभी कभी अनचेंज भी रहती है।
और देखिए जो पीपीएफ की मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 15 फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये ऐसे आप समझ सकते हैं जी, एग्जांपल से जैसे लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आज 10 दिसंबर 2021 है और आज आपने पीपीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। तो अब ये देखिए जो अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा वो 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो देखिए जो 1 अप्रैल से 2022 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो आपका ईयर माना जाएगा। ये जो कि 3-4 महीने होंगे ये आपके फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट नहीं होंगे। मतलब कि 2022 से लेके 2037 तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होल्ड रहेगा। आप 2037 के बाद अपना जो मैच्योरिटी के बाद अपना पीपीएफ से विड्रॉल कर सकते हैं। और देखिए जो पीपीएफ है ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिपल ई में आता है, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है इसमें अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है जो उसमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। और आपका जो टोटल सम निकालेंगे जब आपका मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद, तो वो भी टैक्स फ्री होगा। देखिए आप इसमें मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत वहाँ से आपको टैक्स रिबेट मिलती है। तो इसलिए 1.5 लाख रुपए तक का आप 1 साल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम मंथली देखें तो ये करीब 12,500 रुपये आती है कि आप 12,500 रुपये अगर पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 1 साल में जो है 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखिए आप इसमें 12,500 को भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो 500 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो मिनिमम अमाउंट है डिपॉजिट करने का वो है 500 रुपये, और जो मैक्सिमम अमाउंट है डिपॉजिट करने का वो है 1.5 लाख रुपए। देखिए आप मैक्सिमम से भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 1.5 लाख से भी ज़्यादा आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको जो टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलने वाली, वहाँ पर आपको कोई भी जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और देखिए मान लेते हैं कि आपने 2 साल तक उसमें 500-500 रुपये का डिपॉजिट किया और आपने तीसरे और चौथे साल में वहाँ पर आपका कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि आपका वो जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा और आपका जो 1,000 रुपये डिपॉजिट है वहाँ पर आपको कोई भी जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए ऐसे में आप जो है फिर से जो है अपना अकाउंट रीएक्टिव करवा सकते हैं। अब देखिए रीएक्टिव करवाने का भी एक प्रोसीजर होता है, आपको एक सिंपली फॉर्म फिल करना होगा। और देखिए इसमें आपको पेनल्टी लगती है पर ईयर 50 रुपये की। मतलब कि अगर आपने 2 साल तक आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव रहा है तो आपको क्या है कि मिनिमम जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है डिपॉजिट की वो है 500 रुपये पर मंथ। मतलब आपको 500 रुपये 1 साल में, तो 500 रुपये आपको 2 साल का जो है वो डिपॉजिट करना होगा, मतलब 1,000 रुपये। अगर आपका 2 साल तक अकाउंट इनएक्टिव रहता है उस केस में मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या है कि 50 रुपये जो है 2 साल की जो आपको उसकी पेनल्टी होगी, मतलब आपको 1100 रुपये उसमें डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो फिर से रीएक्टिव हो जाएगा। और देखिए जो पीपीएफ का टेन्योर होता है वो होता है 15 साल का, लेकिन आप इसको 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी कि जब 15 साल होने वाला हो तो उसी समय आप एक फॉर्म फिल कर दीजिए, या फिर ऑनलाइन ही आप उसमें ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि मुझे अपना जो ये अकाउंट है, जो ये पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल और एक्सटेंड करना है, तो आप वहाँ पर 5-5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। और देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट में ही पेड कर सकते हैं। मतलब 12 इंस्टॉलमेंट के बाद 1 साल में, मतलब आप पर मंथ 1 इंस्टॉलमेंट ही पेड कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम अगर आप पूरे 1 साल की बात करें तो आप 12 इंस्टॉलमेंट ही पेड कर सकते हैं। और देखिए अगर आप इसमें डिपॉजिट की बात करें तो आप कई तरीके से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। आप कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र से भी अपना यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको प्री मैच्योर क्लोजर, यानी कि आपका जो 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड है उसके पहले ही आपको अगर वो पैसा चाहिए अपने पीपीएफ का, तो आप जो है 5 साल के पहले प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। और वो भी 5 साल में तब कर पाएंगे कोई सीरियस सिचुएशन होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप जो है हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, या फिर जो माइनर के नाम अकाउंट है वो कोई हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, या फिर शादी करनी है आपको, या फिर आपको कोई सीरियस इलनेस है, तो ऐसे में आप जो है प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। यानी कि 5 साल के बाद, 5 साल के पहले आप जो है प्री मैच्योर क्लोजर भी नहीं कर सकते। और देखिए अगर आप 5 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो आपको जो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से, मतलब मान लेते हैं कि 7.1% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर 1% की पेनल्टी लगेगी। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.1% का ही मिलने वाला है।
तो अगर आपको 5 साल के पहले ही कुछ पैसे की ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो आप ये सिंपली कर सकते हैं कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। देखिए, जहाँ से भी आपका जैसे जिस भी बैंक में आपका पीपीएफ में अकाउंट है, तो वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपको मिनिमम 2 साल तक तो वहाँ अपना पैसा डिपॉजिट करके रखना ही होगा। उसके बाद जो तीसरा फाइनेंशियल ईयर होगा, वहाँ पर से आप जो है, जो भी आपका अमाउंट डिपॉजिट है पिछले 2 सालों में, उसका 25% का वहाँ से लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने पहले साल जो है 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, दूसरे साल फिर 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, मतलब आपके पास 2 लाख रुपए हो गए। तो 2 लाख का आपको 25% यानी कि आपको जो है 50,000 का लोन मिल सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपको जो लोन मिलेगा उसमें जो है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है ये पीपीएफ का वो 7.1% है, तो आपको 2% का एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा जो आपने लोन लिया है। और देखिए, पीपीएफ अकाउंट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो अकाउंट है पीपीएफ का, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो कहीं पर भी अटैच्ड नहीं हो सकता। अटैच होने का मतलब ये है कि आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, मान लीजिए आपको जो है कहीं से कोर्ट की तरफ से कोई भी पैसे का ये कंपनसेशन देना है, या फिर कोई डेट में आपका जो कि पैसा लेना चाहती है, जो मान लो जो कोर्ट होते हैं, तो वो भी आपका पैसा नहीं ले सकते यहाँ से। वो दूसरे आपके म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं, आपके स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, आपकी ज़मीन को भी सेल कर सकते हैं। लेकिन वो आपके जो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट को नहीं सेल कर सकते। इसको कोई भी आपको मतलब टच नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपके लिए होगा, ये फिर आपने जो भी नॉमिनेशन किया होगा, जब अकाउंट ओपन करवाया होगा, यानी कि आपके जो नॉमिनी होंगे उनको ही मिल सकता है, बाकी और किसी को भी ये जो पैसा है वो नहीं मिल सकता। और देखिए, अगर आप पीपीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं या फिर पीपीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में, और या फिर 5 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, तो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बहुत वैरी कर जाएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपने किसी भी मंथ की 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया, मतलब पैसा डिपॉजिट किया अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये दिसंबर का मंथ है, आज ही आपने 10 दिसंबर है, तो आज जो है आपने इसमें पैसा डिपॉजिट किया, तो क्या होगा कि दिसंबर का आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब 10 तारीख से लेकर जो 30 दिसंबर 31 दिसंबर आएगा, वहाँ पर इस महीने का आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। और उसके बाद जो जनवरी आएगी वहाँ से फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 5 तारीख के पहले ही या फिर 5 तारीख को ही जो पीपीएफ में अपना अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपको इस महीने का भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप पीपीएफ में मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये एश्योर करें कि आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ में वो कर दें, नहीं तो फिर आपको जो है उस महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आइए भी हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर आप पीपीएफ में 12,500 रुपये पर मंथ या फिर आप 1.5 लाख रुपए 1 साल में जो है डिपॉजिट करते हैं, तो आपको 15 साल बाद आपको वहाँ से रिटर्न कितना मिलेगा। तो चलिए हम ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से देख के आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपए का, और जो टाइम पीरियड इसमें सिलेक्टेड है वो 15 ईयर है, यानी कि 15 साल के पहले आप अपना पैसा वहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.1% का। तो इसमें जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा है वो है 22,50,000 रुपये का। और इसमें जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 18,18,209 रुपये का। और जो टोटल आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 40,68,209 रुपये। देखिए, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कुछ कम भी होता है या फिर कुछ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो ये मैच्योरिटी वैल्यू है ये फ्लक्चुएट कर सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखिए, ये तो हुआ आपका 15 साल का रिटर्न। अब मान लेते हैं कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स की है। अब देखिए, अगर आप 30 ईयर्स में अपना पीपीएफ में अकाउंट ओपन करते हैं और 1.5 लाख रुपए पर एनम, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर देखिए आपको इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो ये आपका मैच्योरिटी होगा वो 45 ईयर्स में होगा, अगर आपने 30 ईयर्स में स्टार्ट किया तो देखिए आपको 45 ईयर्स यानी कि 45 साल में आपको पैसे की कोई वैसी ज़्यादा ज़रूरत तो होने नहीं वाली। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप 5-5 साल में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको 60 साल भी कर सकते हैं, मतलब कि 30 साल कर सकते हैं। जैसे कि 30 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 45 की ईयर्स की एज में आपका जो ये मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद 5-5 साल करके आप 15 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आप
60 की एज के हो जाएंगे तो फिर वहाँ से आप अपना जो है विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में आपको वहाँ पर कितना पैसा मिल सकता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपए का है और जो टाइम पीरियड था वो 15 साल से अब 30 साल का हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% का ही है जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये चेंज भी हो सकता है। अब देखिए इसमें जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है आपका करीब 45 लाख रुपए, लेकिन आपको जो इसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलेगा करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए और मतलब आपकी जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो करीब हो जाएगी 1 करोड़ 55 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका जो अमाउंट है वो कलेक्ट होगा। तो देखिए अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं कि आपको पीपीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो पीपीएफ होता है वो पूरी तरह से सेफ होता है क्योंकि जो है ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होता है, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी रिस्क नहीं होने वाला। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप जो है चाहे डिपॉजिट करेंगे वहाँ पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए पर एनम की आपकी इनकम है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो है आपका जो अर्निंग होगी जो 10 लाख की, तो वहाँ पर आपको 8.5 लाख रुपए में ही आपको टैक्स देना होगा। 1.5 लाख रुपए आपका जो है टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी। तो ये हो गया। अगर आप जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे के साथ, बिल्कुल भी मतलब आप 1% भी रिस्क नहीं ले सकते, तो उस केस में आप पीपीएफ को चूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो एफडी होती है एफडी से भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो एफडी होती है वहाँ पर भी आपको टैक्स देना होता है अगर वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना और जो अपनी रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो पीपीएफ है ये बहुत ही अच्छा या फिर आप कहते हैं उनके लिए सबसे सूटेबल होगा। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, मतलब कि आप इक्विटीज़ में जा सकते हैं, आप एनपीएस में जा सकते हैं, तो थोड़ा वहाँ पर रिस्क होता है। तो इस केस में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप पीपीएफ को ना चूज़ करके दूसरे ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आगे दूसरी वीडियोस भी लेके आऊँगा कि जो एनपीएस में आपका रिस्क कितना होगा, वहाँ पर आपको रिटर्न कैसा मिलेगा, वो सब चीज़ें हम दूसरे वीडियोज़ में समझेंगे। तो आज हमने ये देखा कि जो पीपीएफ है वो पीपीएफ होता क्या है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और इसमें जो है आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, ये सब चीज़ें हमने आज डिटेल में समझी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको अगर ऐसे ही जो है सेविंग स्कीम्स की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए आप जो है इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये जो है सबके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एज ग्रुप जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो फायदेमंद हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।